नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट में। मेरा नाम है सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, देवेंद्र फडणवीस न्यूज़पेपर्स में है क्योंकि महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। तो अब बहुत पॉसिबिलिटी है कि देवेंद्र फडणवीस जो है एज अ सीएम रिटर्न होने वाले हैं। और अभी जो न्यूज़ में चल रहा है हाल फिलहाल में, तुरंत जो अपडेट मैंने देखा है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस अब सीएम बन जाएंगे और साथ ही साथ जो एकनाथ शिंदे थे वो बनेंगे डिप्टी सीएम। ठीक है, तो ये एक नया डिसीजन आया है महाराष्ट्र में। डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ न्यूज़ चल रहा है। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में देवेंद्र फडणवीस की हिस्ट्री कवर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे ये पॉलिटिक्स में आए। साथ ही साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन की हम लोग डिस्कशन करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या चीज़ है, या कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस है, डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देवेंद्र फडणवीस, देखो, देवेंद्र फडणवीस इससे पहले जो है महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। अगर आपको याद हो तो 2014 से 2019, अगस्त 2014 से जो है नवंबर 2019 तक महाराष्ट्र के 18th सीएम थे देवेंद्र फडणवीस। ओके, तो 18 सीएम थे देवेंद्र फडणवीस। उसके बाद जो है इनको अपनी पार्टी से जो है कुछ दिनों के लिए मिनॉरिटी सरकार भी इन्होंने बनाई थी, लेकिन उसके बाद जो है कॉन्फिडेंस रह नहीं गया था, तो इनको जो है फ्लोर टेस्ट के बाद जो है इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब वो बात थी, तब इन्होंने एक टर्म कहा था कि मैं समुंदर हूँ, वापस आऊँगा। तो समुंदर की तरफ फिर से ये वापस आ गए हैं। और अब उद्धव ठाकरे को अपना टर्म भी पूरा नहीं कर पाया उद्धव ठाकरे, और उससे पहले अपने पोस्ट से इनको रिजाइन करना पड़ा। चूंकि पोस्ट रिजाइन दे दिए हैं, इसलिए मंत्रिमंडल जो है वो स्थगित हो गई है और नई मंत्रिमंडल अब गठित की जाएगी। यानी कि अब नो फ्लोर टेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सीएम के पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जाना चाहिए। फ्लोर टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, इस सब के बारे में पढ़ना चाहिए पोल्टी लक्ष्मीकांत से। नाउ, अगर आप हिस्ट्री एंड कल्चर क्लासेस देखना चाहते हैं तो अकेडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अकेडमी के कोर्सेज पे। नाउ, देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस पॉलिटिकल करियर क्या है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ये पहले मेंबर थे, एक्टिव मेंबर थे। उसके बाद जो है म्यूनिसिपल इलेक्शन इन्होंने जीता। उसके बाद 1997 में यंगेस्ट मेयर बने थे नागपुर जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। उसके बाद 2014 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीते। उसके बाद जो है बीजेपी के हेड बने, चेहरा बने महाराष्ट्र में, और इनको बनाया गया सीएम। अक्टूबर 2014 के इन्होंने शपथ लिया और उसके बाद 2019 तक जो है इन्होंने अपने पोस्ट पर जो है ये पद पे रहे। लेकिन बाद में फिर मिनॉरिटी गवर्नमेंट आई और इन्होंने अपना पद से इस्तीफा भी दिया। उसके बाद जो है नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई जिसका नाम था उद्धव ठाकरे या जो है शिवसेना के गठबंधन जो है महाविकास अघाड़ी। तो स्टोरी क्या चल रही थी महाविकास अघाड़ी वाली, जो पॉलिटिकल क्राइसिस इन मुंबई वाला, जो महाराष्ट्र वाला है, मैंने वीडियो बना के रखा है। आप जाइए उस वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ताकि आपको ईजिली एक्सेस हो सके वो सारी वीडियोस। नाउ, एक बात और, अब बात कर लेते हैं कि इनकी कुछ कंट्रोवर्सीज। देखो, नवंबर 2023 में इन्होंने मिनॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म किया अजित पवार के साथ, लेकिन वो चला नहीं। नाउ, इनकी बहुत कंट्रोवर्सीज भी रही हैं। इन्होंने नासिक रैलीज में बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट दिए हैं जो कि इनको नहीं देना चाहिए। खैर, इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया था, उनमें से एक स्टेटमेंट जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा था, इन्होंने कहा था कि अगर भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना है। नाउ, उसके चलते बहुत लोग विरोध किए इनका, पाकिस्तान और चाइना। और इन्होंने कहा कि जो लोग इसका चैंटिंग नहीं करते उनको पाकिस्तान और चाइना चले जाने चाहिए। बहुत सारे लोग इसका वाइड स्प्रेड इनका क्रिटिसिज्म किया गया और बाद में इन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद चीज़ें चली नहीं वैसे जैसा ये चाह रहे थे। चलो, इलेक्शन बहुत बुरी तरीके से भी आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है अब फिर से सीन में आ गए। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है बागी विधायक बन गए और उन्होंने इनके साथ गठबंधन किया है। बीजेपी के साथ फिर से एकनाथ शिंदे के जो बागी विधायक हैं उन्होंने एक फिर से गठबंधन किया है और फिर से जो है इनकी सत्ता वापस आ रही है महाराष्ट्र में। यानी कि बीजेपी की गठबंधन में एक फिर से सरकार बनने जा रही है महाराष्ट्र में। ना बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए अभी, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से चर्चा में चीज़ें चल रही हैं। तो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस के बारे में जो है इन डेप्थ एनालिसिस आपको करके रखना चाहिए। बहुत सारी बारी हुआ है। तो क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाती है वो। इसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में ये बात करी गई, यानी कि अनुच्छेद 75 में ये बात करी गई है कि नो कॉन्फिडेंस जो है लाया जा सकता है अगर सरकार विश्वास मत खो दे, यानी कि उनके पास जो है इतने मेंबर ना हो जिससे वो सरकार बना सके, मेजॉरिटी ना हो। तो आर्टिकल 75 यू शुड रिमेंबर। नाउ, एक बात और बताई दे इसमें कि
जो है लोकसभा प्रोसीजर में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जब दिया जाता है तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये एक वन लाइन प्रस्ताव होता है, एक लाइन का प्रस्ताव होता है, जिसमें सामान्य रूप से जो है संसद का मंत्रिपरिषद के प्रति जो है अविश्वास यानी नो कॉन्फिडेंस प्रस्तुत किया जाता है। नाउ, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन जो नियमावली है, रूल्स है, प्रोसीजर एंड फंक्शन रूल लोकसभा, तो उसमें एक नियम है नियम 198। इसमें बहुत सारी बातें जो है लिखा हुआ है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, नो कॉन्फिडेंस को लेकर। इसके तहत एक इंपॉर्टेंट बात है कि कम से कम 50 सदस्यों का प्रस्ताव होना आवश्यक है। अगर इतने सांसद ना हो तो अध्यक्ष प्रस्ताव को रखने की अनुमति नहीं देते हैं। मतलब इसके पक्ष में अगर नो कॉन्फिडेंस पेश करना है तो इसके पक्ष में कम से कम जो है 50 मेंबर होने चाहिए, 50 मेंबर से कम इसमें नहीं होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है संसद में। नाउ, संसद में अध्यक्ष की अनुमति मिलने के बाद ही जो है इसमें अनुमति दी जाती है कि प्रस्ताव रखा जाए। अध्यक्ष अगर नहीं करते हैं तो जो है इस प्रस्ताव को नहीं रखा जा सकता है। नाउ, केवल लोकसभा के सांसद ही इसमें प्रस्ताव में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, एमएलए ही लेते हैं, एमएलसी नहीं लेते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। और प्रस्ताव पेश करने के 10 दिन के अंदर इस पर चर्चा करनी पड़ती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करा सकता है या कोई फैसला ले सकता है, लेकिन अगर वोटिंग नहीं होती है और पहले ही सीएम रिजाइन कर देते हैं तो ऐसा अविश्वास प्रस्ताव को जो है वहीं से लौटा दिया जाता है और नई सरकार को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है। नाउ, अगर हम लोग बात करें इतिहास की कि हिस्ट्री में अब तक क्या रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर, क्या इतिहास रहा है अब तक, तो बहुत सारा जो है ऐसी बातें रही हैं अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस को लेके। सबसे पहले भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन पहली बार आया था 1963 में। जे.बी. कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, जे.बी. कृपलानी, याद रखना नाम। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव हिस्ट्री में जे.बी. कृपलानी ने रखा था। किसके खिलाफ? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया। इसके पक्ष में सिर्फ 62 वोट पड़े थे और विरोध में 375 वोट पड़े थे। नाउ, संसद में 26 से ज्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं, जिसमें 15 प्रस्ताव जो है इंदिरा गांधी की कांग्रेस खिलाफ के आए थे, कांग्रेस सरकार के खिलाफ। टोटल 26 रखे गए, जिसमें 15 जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ ही आए थे। नाउ, 1979 की कहानी में अगर आपको बताऊं 1979 में क्या हुआ था, एक हिस्ट्री हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको एक मेंस आंसर राइटिंग का एक प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड तो आप आंसर दे पाएं, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रहा है। कहानी 1979 की है। तब क्या हुआ था कि उस टाइम सरकार थी, चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री थे और उस टाइम पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब इनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद 1989 में बीपी सिंह की सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के कारण से 1989 में जो है बीपी सिंह की जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था और उसके खिलाफ जो है ये भी फेल हो गए थे, यानी कि उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा था। 1993 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ भी जो है अविश्वास प्रस्ताव आया था और इनको भी जो सरकार छोड़नी पड़ी थी, इनको भी अपना इस्तीफा देना पड़ा था। उसके अलावा 1997 में एच.डी. देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था। उसके बाद जो है इनको अविश्वास प्रस्ताव जो है इनको भी अपनी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था। नाउ, 1998 में संयुक्त मोर्चा आई के गुजराल सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आया था और इनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। तो बहुत सारी कहानी मैंने बता दी अब तक की हिस्ट्री क्या रही है। उसके अलावा आपको जो पता ही होगा वो अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ 2 बार विश्वास प्रस्ताव, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ जो है 2 बारी अविश्वास प्रस्ताव आया था और दोनों बारी इनको सरकार गिराना पड़ा था, सरकार छोड़ना पड़ा था इनको। एक दिन 13 दिन की सरकार बनी थी और एक 1998 में जो है इसके बाद भी इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो 2 बार इन्होंने इस्तीफा दिया था 1996, 1998 में, जो 2 बार इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। नाउ, एक क्वेश्चन आता है कि 2009 में एक बारी आया था जो है मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ आया था एक प्रस्ताव, तो क्या वो पास हुआ था? नहीं, वो पास नहीं हो पाया था, सरकार कायम रह गई थी। नाउ, सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड किसका रहा है? तो एक माकपा सांसद थे, उनका नाम था उनका क्या नाम था? उनका नाम था जो है ज्योतिर्मय बसु, याद रखना आप नाम, ज्योतिर्मय बसु। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रस्ताव अविश्वास पेश किए, 4 बारी प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ ही रखे थे। नाउ, एक क्वेश्चन और आता है, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में क्या डिफरेंस है? दोनों ही पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जहां पर ऑपोजिशन लेकर आती है, वहीं पर विश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आता है? रूलिंग पार्टी लेकर आती है।
विश्वास प्रस्ताव या यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन, दोनों संसदीय प्रक्रिया है और दोनों वैलिड संवैधानिक प्रक्रिया है। नाउ अगर सरकार विश्वास मत जीत जाती है तो 15 दिन बाद, एक इंपॉर्टेंट बात है कि 15 दिन बाद, आफ्टर 15 डेज, ऑपोजिशन फिर से अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। ध्यान रखना, अगर 15 दिन बीत जाता है तो 15 दिन बाद भी, यानी कि 15 दिन तक नहीं ला सकते, उसके बाद जो है फिर से अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जा सकता है। ओके, ये कहानी है विश्वास प्रस्ताव की। मान लीजिए सरकार लेकर आई विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई, ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई और उसमें जीत गई, तो विपक्ष के पास राइट होगा कि वो 15 दिन के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। लेकिन अगर एक बारी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और वो पास नहीं हो पाया, तो फिर विपक्ष के पास, ऑपोजिशन के पास कितना वक्त रहेगा? 6 महीने के बाद ही फिर ला सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस आया तो 15 दिन बाद नो कॉन्फिडेंस, लेकिन नो कॉन्फिडेंस आया तो 6 महीने बाद फिर से नो कॉन्फिडेंस। ये बात आपको ध्यान रखना है। नाउ एक बारी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और सरकार गिर गई, तो ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कार्यवाहक सरकार बनाए या नया चुनाव तक इंतजार करें, ठीक है, ऐसा उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम के ऊपर जो है निर्भर करता है कि कितना वक्त बचा है चुनाव में। खैर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चर्चा की जा सकती है, जैसे कि शॉर्ट टाइम डिस्कशन क्या होता है, ठीक है, और बहुत सारे जितने इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स हैं जो पार्लियामेंट में लेके आ जाते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सी बात थी इस वीडियो में जिसको हमको डिस्कस करना था। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस करी हैं, आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डिस्कस करी गई, और ये आपको बहुत मदद करने वाली हैं। आप जब भी आंसर राइटिंग करें तो इन सभी पॉइंट को नोट करके लिख लें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।